Hello everyone, a very warm welcome to Desire Eyes YouTube channel. Friends, we are going to start with today's news. The Hindu में आज देखा जाए क्या important news रही and it is premature retirement not a penalty says DOPT. Premature retirement is not a penalty says DOPT. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनालिटी ने ये बोला है कि एक नोटिफिकेशन इशू करा और इसमें ये था कि कंसोलिडेशन रिटायरमेंट का गाइडलाइंस उन्होंने दिया है डीओपीटी ने। और इस गाइडलाइंस में है क्या, ये है कि अगर आप प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं तो इस पे क्या होगा कि इस पे पेनाल्टी जो है आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। और जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल रूल एक है रूल 1972, एक पूरी एक बुकलेट आती है जिसमें दिया रहता है, बहुत सारे गाइडलाइंस दिए रहते हैं। उसमें ये क्या है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है उसको जो है अगर आपको स्ट्रेंथन करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक रिस्पॉन्सिबल और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल लेवल आपको वो बनाना पड़ेगा टू अचीव एफिशिएंसी आ सके एज वेल एज इकोनॉमी आ सके गवर्नमेंट फंक्शनरी में। ओके, सो एट एनी टाइम आफ्टर ए गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उसने कंप्लीट कर लिए हैं 30 साल की सर्विस, ओके, फॉर क्वालिफाइंग द सर्विस द ऑफिशियल बीइंग प्रीमेच्योरली रिटायर्ड विल बी इंटाइटल्ड टू पेंशन, उसको पेंशन मिल जाएगी। ओके, उसके बाद आता है द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है वो रिटायर कर सकती है ऑफिसर्स को इन द पब्लिक इंटरेस्ट के उसमें कि एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंसी वो खराब ना हो इसलिए। बट होगा क्या, एक नोटिस देना पड़ेगा not less than 3 months in the writing or 3 months pay and allowance in lieu of such notice. Okay, so rule ये अप्लाई कहाँ कहाँ होगा, ये ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विस और पोस्ट में होगा। ओके, एंड if a person has entered government service before attaining the age of 35 और उसने 50 साल अभी एज ले ली आ गया है तब भी ये रूल अप्लाई होगा। इन एनी अदर ऑफिसर्स अगर देखा जाए उसको 55 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, ग्रुप ए और बी में इतना है 50 ईयर्स तक है और अदर उसमें जो है 55 ईयर्स ऑफ एज है। इसके बाद आता है द अथॉरिटी कैन रिटायर अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन द ग्रुप सी सर्विस और पोस्ट हु इज नॉट गवर्न बाय एनी पेंशन रूल्स। अगर कोई ग्रुप सी में है और वो पेंशन रूल्स से जो है वो गवर्न नहीं हो रहा है तब क्या होगा, तब को ऑफिशियल्स जो है जिन्होंने 30 साल तक कर लिया है सर्विस बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ्स और 3 मंथ्स पे एंड अलाउंस, तब उनको जो है रिटायर कर दिया जाएगा। ओके, कर सकते हैं। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस रिव्यू कैसे होगा, तो एक रजिस्टर मेंटेन करा जाएगा क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू का। और उसमें क्या होगा कि हु आर ड्यू एट अटेनिंग एज ऑफ 50 से 55 ईयर्स के बीच में उसमें उनका पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू रहेगा। ओके, या फिर वो 30 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट करने वाले लोग हैं उनका भी इसमें मेंशनिंग रहेगी इस रजिस्टर में। ओके, so register will be scrutinized at the beginning of every quarter। एक सीनियर ऑफिसर रहेंगे वो चीज पूरा रजिस्टर स्क्रूटनाइज करेंगे और इस पे देखेंगे कि अगर कोई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो विद पेनाल्टी उसको वो रिटायरमेंट लेने की फैसिलिटी रहेगी। ओके, इसके बाद हम आते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे ऑन एजुकेशन लुकिंग अहेड। सो मैनी जो है अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस करे गए हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। ओके, फॉर इंडिया देखा गया अगर ब्रिटिश राज के टाइम पे चलते हैं तो इसमें क्या है कि एक डिलेजिटिमाइज करा गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। आफ्टर मैकॉले माइन्यूट 1835 आया तो कॉलोनियल वर्क इन एजुकेशन वो देखने को मिला। ओके, एंड दैट वाज प्राइमरली मोटिवेटेड बाय सेल्फ सर्विंग कंसर्न, मीन्स अपना ही उनको फायदा करना था। उनका ये क्या था कि कुछ लोग ऐसे बनाने हैं उनके डिपार्टमेंट में जो कि उनका जो है जो पेपर वर्क है वो चीज कर सके और जो लोकलाइट से जो है वो इंटरेक्ट कर सके। ओके, तो इस तरीके के लोगों को उनको अपने डिपार्टमेंट में लेना था, तो इसीलिए वो जो एजुकेशन सिस्टम में और अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेसिकली वो कैसा था, वो फिलोसफिकल इन नेचर था।
ओके। फिलोसफिकल में था, एस्ट्रोनॉमी वगैरह हो गई, इस पे सब लोग ज़्यादा फोकस करते थे। और साइंस सब्जेक्ट हो गया, मैथ्स हो गया, तो इस पे कोई भी फोकस नहीं होता। इवन एट द जो मैथ्स में जो जैसे ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन की प्रॉब्लम्स हो गई, मैथ्स तो था ही नहीं, तो आप फिर मेंसुरेशन वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह, इस पे तो कोई फोकस नहीं था। ओके, तो जो कि एक कह लें कंस्ट्रक्शन, जैसे अगर आपको कोई पुल बनाना है तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो ऐसी कोई नॉलेज जो है इंडियंस के पास नहीं थी, तो इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस लाकर ब्रिटिशर्स ने ये सब चीज़ें इंडिया में लाई। सो इसके लिए एक ये भी हुआ कि किस तरीके की एजुकेशन, मीडियम क्या होना चाहिए एजुकेशन का, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम टू टाइम वो चेंज लाते रहे, वो डिस्पैच, मैकॉले, मैन्यूड, ये सब चीज़ें आई। ओके, सो वाइल वेस्टर्न एजुकेशन वाज स्प्रेड अमंग इंडियंस, साइंटिफिक और टेक्निकल एंड मॉरल एजुकेशन ये चीज़ इग्नोर होती जा रही थी। सो इंडियन रिफॉर्मर्स बिलीव कि अगर हमें टाइम्स के जो करंट टाइम चल रहा है उसके साथ हमें रखना है इंडियंस को, तो क्या करना पड़ेगा, एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसको हमें इंडियन सिस्टम में लाना ही पड़ेगा। सो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में। उसमें क्या था, उसमें महात्मा गांधी ने एक स्पीच दिया था, जिसका ये था कि अगर हम देखा जाए कि इसमें क्या बेसिक पॉइंट्स निकल के आते हैं उनकी स्पीच में, वो ये था कि अगर हमें एक ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन अगर हमें चाहिए अपने कंट्री में, तो वाज कट डाउन बाय द ब्रिटिश। तो हमें मीन्स एक एजुकेशन सिस्टम, एक ब्यूटीफुल ट्री चाहिए था, बट दैट वाज कट डाउन बाय द ब्रिटिश, एंड देयरफॉर टुडे इंडिया इज मोर इलिटरेट देन इट वाज 100 years ago। मीन्स जो हमारा जो ब्यूटीफुल ट्री है वो ब्रिटिशर्स ने काट डाला, इसीलिए हम लोग इतने साल पुराने, इतना पीछे हो गए हैं। ओके, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये बोला था कि अगर एजुकेशन सिस्टम है उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक होना चाहिए। एवरीवन मस्ट हैव द राइट टू लर्न। अगर राइट टू लर्न रहेगा तो क्या होगा कि जो हमारी जो सोसाइटी है वो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इट इज़ जस्ट लाइक अ मिल्क ऑफ टिग्रेस। जो टिग्रेस का जो मिल्क अगर कोई पी ले तो उसके अंदर एक अलग सी पावर आ जाती है। इन द सेम वे अगर किसी को एजुकेशन मिल जाए तो क्या होगा, एक ही और शी कैन bring about a progressive change in the society। okay, very good lines of the बाबा साहेब अम्बेडकर जी। और ये आप अपने जो है उसमें कह लें कि एक ऐसे में भी आप इस पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं। वेरी गुड लाइन। ओके, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल स्टेप्स वर टेकन बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट कि डीकोलोनाइज कर दिया जाए एजुकेशन सिस्टम को। ओके, जो ब्रिटिशर्स चीज़ें लाए, बहुत चीज़ों में चेंजेस लाया जाए और अपने इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें लाई जाए। जो हमारी सोसाइटी अभी फेस कर रही है रियल सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाए जाए। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बैठा 1948-49 में, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बैठा 52-53 में, फिर डेज कोठारी कमीशन आपने पढ़ा ही होगा, स्पेक्ट्रम में मेंशन है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है ये सारे एजुकेशन सिस्टम वाले जो लास्ट में कुछ चैप्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ओके, उसको आपको पढ़ना है। और इसके बाद आता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो इस समय तो इस तरीके के आया, तो आपको कोठारी कमीशन जाके पढ़ना है, ये आप ध्यान रखना। ओके, अब आते हैं प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने एम्फेसाइज करा था कि एजुकेशन सिस्टम में वैल्यू का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ओके, बट हमारे यहाँ क्या होता है एजुकेशन सिस्टम में, मॉरल साइंस अगर देखा जाए एक सब्जेक्ट होता है जिसमें कि जूनियर क्लासेस में होता है ज़्यादातर मॉरल साइंस सब्जेक्ट, बट इसमें हार्डली एनी क्लास होती है जिसमें इतना एम्फेसाइज करके लोगों को बताया जाए। सॉरी। तो जो है बल्कि इन सब चीज़, देखिए हम लोग एथिक्स हम लोग अब आके हम पढ़ रहे हैं। ओके, और जो है ये चीज़ें जो अगर पहले से ही अगर बताई जाए
तो काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं हमारी सोसाइटी में। तो अब्दुल कलाम ने कहा था वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ओके। And because it will be capable of transforming India into a prosperous, peaceful, secure, happy and developed nation. So NEP 2020 अगर देखा जाए एक एम्बिशियस और फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है जो कि इंश्योर करती है अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन, जिससे कि उनकी जो टैलेंट कैपेसिटी है वो निखर के आ सके। Okay, recognizing the urgency of fundamental learning, shift from 10+2 सिस्टम करा गया टू द 5+3+3+4। इसमें क्या है, प्री प्रेपरेटरी लेवल हो गया, फिर मिडिल, सेकेंडरी और फिर जो है यूजीसी लेवल हो गया, ओके। इसमें क्या है, इट विल फोकस ऑन मोर ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। इसके बाद जो है मैंडेटरी टीचिंग हो गया ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ये चीज़ होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो वहाँ का जो बेसिक कल्चर है, उसकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, उस रीजन की, वो कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं होगी। ये चीज़ हम लोग ने पहले भी पढ़ ली थी, दिस इज ओनली अ रिवीजन, ओके, जो कि हम लोग कर रहे हैं। और इंडिया ने में अगर देखा जाए तो लगभग 196 लैंग्वेज है एंड इट इज ये सारी लैंग्वेज लगभग इंटेलिजेंट लैंग्वेज है बाय द यूनेस्को। सो एनईपी emphasize on local language will address these concern, okay। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मदर टंग होना चाहिए, उसमें लोगों को मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम देनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि राजस्थानी, भोजपुरी, भोटी, ये सारी लैंग्वेज जो चाह रही थी कि उन्हें रिकग्निशन मिल सके, उन्हें रिकग्निशन मिल सकता है अंडर 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और लोगों को अगर हम उनके जो बेसिक लैंग्वेज है, जो मदर टंग लैंग्वेज है, अगर बच्चों को उसमें बताया जाए तो वो ईजिली क्विकली लर्न भी कर सकते हैं, ओके। द प्रपोज रिफॉर्म इन स्कूल करिकुला और पेडागॉगी में, इसमें क्या है, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा टीचर के रिक्रूटमेंट में, मेरिट बेस्ड प्रमोशन में, डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, तो ये सब चीजें होगी, ओके। एज वेल एज क्या होगा कि चेंजेस लाइक परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ये भी हो सकता है, जिससे कि क्या होगा, स्टैंडर्डाइजिंग द एजुकेशन अक्रॉस द बोर्ड। इसके बाद हम आते हैं कि एक मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का सिस्टम होगा, जिसमें कि क्रेडिट ट्रांसफरेबिलिटी आ जाएगी अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज, ओके। और एक मल्टी डिसिप्लिनरी इन द हायर एजुकेशन सिस्टम आएगा। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से क्या हो जाएगा, जब इसके बारे में बोला गया है एनईपी में कि इंटरनेशनलाइजेशन का प्रोसेस करा जाए तो जो है कोलैबोरेशन हो सकता है इंस्टीट्यूट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, फैकल्टी के साथ, जिसमें कि टॉप रैंक के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आके अपने कैंपसेस खोल सकती हैं, ओके। और आपको और डिटेल में करना है तो एनईपी पे पहले ही बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, आप उस पर जाके देख सकते हैं। और एज वेल एज पीपीटी जो है मिल जाएगी आपको, उसको आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। सो व्हाट टू लुक फॉर इन जीडीपी डेटा, अभी जो है एनएसएसओ ने जो है अंडर मिनिस्ट्री, पहली बात तो ये समझो कि जो एनएसओ है ये किस मिनिस्ट्री में आता है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और ये जीडीपी एस्टिमेट निकाल के लाएगा फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। सो व्हाट डू वी नो अबाउट द करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी, अगर हम आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट देखें तो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट हमारी जो रेगुलर फाइनेंशियल ईयर से वो डिफरेंट रहती है, ओके। इसमें क्या है, जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है वो आती है जुलाई से जून तक, ओके। सो आरबीआई जो है इसने जो है अभी ये नहीं बोला है कि जीडीपी ग्रोथ में है या कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, बट ये बोला है कि असेसमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग द ईयर सो फार सजेस्ट कि जो शॉक आया है अपनी इकॉनमी में वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, बस इतना ही बोला है, ओके। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ये लॉन्च करा नीति आयोग में, इसमें क्या था कि इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस क्या है इन द पॉलिसी ऑफ इन्वायरमेंट हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। सो टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं एक्सपोर्ट में, ये हैं, देखो, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा,
ये है। और कहीं और लैंडलॉक कंट्री में देखा जाए तो राजस्थान। ओके, बस इतना ही है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, कौन कौन से अगर टॉप परफॉर्मर्स हैं एक्सपोर्ट में, पहले तो गुजरात, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा। फिर मैकेंसे एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आती है, उसमें क्या है कि जो मैकेंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट है, ये इंडियन एम्प्लॉयमेंट पे आती है। तो ये इसने स्टेट करा है कि इंडिया विल हैव टू क्रिएट लगभग 90 मिलियन नॉन फार्म जॉब्स जो है वो क्रिएट करनी पड़ जाएंगी अगले 10 सालों में। कितनी? 90 मिलियन नॉन फार्म जॉब्स। ओके, एंड 145 मिलियन जो है एट द अपर एंड, जिसके लिए इसको लगभग ग्रो करना पड़ेगा 8 to 8.5% एवरी ईयर। ओके, इस तरीके, इससे क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग रिव्यू ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम देखते हैं। वर्ल्ड बैंक इशूड अ स्टेटमेंट सेइंग कि इट हैज और ऑर्डर सिस्टमैटिक रिव्यू या इंटरनल ऑडिट्स ऑफ इट डेटा। ओके, एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट कि इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव हुई है 142 से 63 पे इन 2019। So what can one expect from the GDP data? जो फर्स्ट क्वार्टर दिखाता है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के कारण जो है बहुत सारा स्टीप फॉल हुआ था इकोनॉमिक एक्टिविटी में। कंपोजिशन ऑफ ग्रोथ और डी ग्रोथ भी देखने को मिला। विच सेक्टर गॉट हिट मोस्ट? बहुत सारे सेक्टर से बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं। ओके, और थोड़ा सा हमें हम चार्ट के उससे भी हम देख सकते हैं कि जो है देखो, जो रेड उसमें है वो बहुत ज़्यादा हिट हुए। कौन से? कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एज वी ऑल नो, ये सारे जो है बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं। ओके, और किनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है लॉकडाउन से, ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग हो गया, एज वेल एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। और किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि हिट हुए कि नहीं, वो माइनिंग एंड क्वेरिंग वगैरह का हो गया, फाइनेंशियल रियल इस्टेट का हो गया, ये सारे डेटा हो गए। ओके, और इसके हम देखते हैं कि देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है लगभग हमारा जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन 16% है, और केयर रेटिंग के अकॉर्डिंग हम जाएं तो इसमें लगभग 20% का जो है वो हुआ है डाउनफॉल। ओके, तो इस तरीके से जीडीपी इस बार रहा है। और ये हमारी कंट्री में नहीं है, सब ज़्यादातर हर कंट्री में ऐसा चीज़ देखने को मिलेगी। और देखो, सॉरी, हेडलाइन ग्रोथ के नंबर्स हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड होटल्स ये ऐसे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा मैसिवली हिट हुए। ओके, इसके बाद आता है एग्रीकल्चर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या हुआ कि इसमें ये थोड़ा सा ये दे आर प्रेटी डूइंग वेल। एंड इसके बाद जो है कुछ चीज़ें हैं जैसे कि माइनिंग, एक्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और अदर, इसमें जो है इसमें इतना माने इसमें बैलेंस वे में रहे हैं। सो ये इस तरीके की चीजें रही हैं। हाउ डिफिकल्ट इज इट टू मेक दिस एस्टिमेट एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस? इट इज ट्रू, ये जो जीडीपी प्रोजेक्शन है वो द पास्ट ईयर्स, या फिर देखा जाए कि और सो हैव इंक्रीजिंग शॉर्ट एंड सेल्फ लाइफ। देखा गया कि निर्मला सीतारमन जी ने भी बोला था, प्रेजेंटेड फुल ईयर बजट, और उन्होंने कहा था 8% रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगा। ओके, बट हम देखें अगर धीरे प्रोजेक्शन कुछ और रहता है और रियल जो अगर कैलकुलेट करा जाता है तो हमेशा डिफरेंट ही निकल कर आता है। इवेंचुअली द ईयर एंडेड विद जस्ट 4%। ओके, so these were the news of the day, and thank you for watching। और आज का वीडियो आपका थोड़ी देर बाद में आएगा। आई एम नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली, इसलिए इतना प्रॉब्लम आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।